नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे, जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आजकल के मौसम का पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे। आजकल का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत प्लीजेंट मौसम हो गया है। आप स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करता हूँ। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि आपको नई नई बीमारियों के बारे में या फिर जो हमारे आसपास बीमारियाँ हैं, जो भी क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करा सकूँ, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनके कॉजेज़ के बारे में कि बेसिकली किन कारणों की वजह से बीमारियाँ आपके शरीर में हो जाती हैं, हमारे शरीर में हो जाती हैं, इनका डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट के क्या क्या इनके प्रोसेस हो सकते हैं, इन सभी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ ताकि इसके बारे में आप थोड़ा अवेयर रह सकें और अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आप कॉन्शियस रह सकें। इसी सेगमेंट में हमारा आज का टॉपिक है पैंक्रेटाइटिस। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस के बारे में और समझेंगे कि पैंक्रेटाइटिस आखिर होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या कह लें कि किन वजहों से पैंक्रेटाइटिस जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और एज़ यूजुअल हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करें। अगर पैंक्रेटाइटिस के बारे में तो बेसिकली आप सभी को पता है हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं वो सारे उपस्थित होते हैं। पैंक्रियाज की जहाँ तक बात आती है तो मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली कुछ इस तरह का हमारा स्टमक होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। स्टमक यहाँ से टर्न होकर के ऐसे सी शेप में टर्न होता है बेसिकली और जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल जाता है। ये जो सी शेप में जो इसका टर्न बनता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्टमक के जस्ट ऊपर ही आप सभी को पता है कि हमारा लीवर उपस्थित होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ लीवर उपस्थित होता है। यहाँ पे लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर के अंदर से जो भी बाइल जूस सिक्रीट होता है वो पहले गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, यानी कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बाइल जूस को इकट्ठा करने का या फिर कलेक्ट करने का बेसिकली काम करता है, या कहने के एक तरह से ये स्टोर करने का काम करता है ताकि ये जो यहाँ से बाइल जूस निकल रहा है वो लगातार इसका इंटरनल ऑर्गन के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेशन ना हो। क्योंकि देखिए हम खाना लगातार तो खाते नहीं हैं, हम टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, तो ऐसे में जब हम खाना खाते हैं तो पहले खाना इसके अंदर यानी कि स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे खाना रहता है, उसके बाद ये खाना खिसक करके हमारे ड्यूडेनम के थ्रू बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन में बहुत सारे जूसेस, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है उसके डाइजेशन में, यानी कि जब फूड का डाइजेशन होता है ऐसे में बहुत सारी और भी एलिमेंट आते हैं जो उसे डाइजेस्ट करने का बेसिकली काम करते हैं। तो ऐसे में लीवर का एक बड़ा काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना और बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब स्टोर हो जाता है तो जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब वो खाना इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में बेसिकली आता है तो ऐसे में यहाँ से एक डक्ट लगी होती है, यानी कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जो बेसिकली आकर के इस ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ का जो बाइल जूस है वो आ करके इस खाने से मिक्स हो जाता है, यानी कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही खाने से मिक्स हो जाता है और खाना यहाँ से आराम से ये आगे बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस जगह पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली मैं दूसरे कलर से बना दूं, देखिए यहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से लगा होता है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज होता है एक तरह का स्ट्रक्चर या फिर एक तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली कह सकते हैं, इसका काम होता है एक तरह का जूस का सिक्रेशन करना जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका काम होता है पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो आकर के इसी गॉल ब्लैडर वाली जो डक्ट होती है बेसिकली इसी में मिक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ से बाइल जूस निकलता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो एक जगह पे आकर के दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स हो करके इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में बेसिकली जाते हैं और यहाँ पे उपस्थित जो काइम होता है, जो यानी कि जो हमारा फूड होता है, जो फूड आइटम होता है बेसिकली उसमें आकर के मिक्स हो जाते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस में अपनी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर किसी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, किसी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो पैंक्रियाज होता है उसके अंदर अगर किसी तरह की स्वेलिंग या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम पैंक्रियाटाइटिस, ठीक।
ये तो बात हो गई पैंक्रेटाइटिस के बारे में कि बेसिकली पैंक्रेटाइटिस होता क्या है। अब बात आती है कि भाई पैंक्रेटाइटिस यानी कि इसके अंदर स्वेलिंग, या कहने कि पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग किस वजह से आई, या फिर वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से इस पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बन जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि बेसिकली पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। बात करें अगर पैंक्रेटाइटिस के कॉजेज के बारे में या फिर इसके कारणों के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्टिंग की हुई है, उसको अगर हम देखें तो पहला बेसिकली आता है अल्कोहल। ठीक है, अगर आप किसी तरह का अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा अल्कोहलिक है बेसिकली, तो अल्कोहलिक कंडीशन में आपको पता है कि आपका लीवर बहुत जल्दी से खराब होता है, या कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहलिक है उसका लीवर बहुत जल्दी से खराब होता है। लेकिन पैंक्रेटाइटिस के केस में होता क्या है कि अगर आप बहुत कम अमाउंट में भी अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या फिर आपके इस पैंक्रियाज में बेसिकली स्वेलिंग की कंडीशन, या कह लें कि पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन बहुत कम अल्कोहल की कंडीशन में भी बन सकती है। सेकंड की अगर बात करें तो ये है गॉल स्टोन। अब ये गॉल स्टोन क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि लीवर से जस्ट नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ही जो बाइल जूस होता है वो आकर के स्टोर होता है। अब इसी गॉल ब्लैडर में जब ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं या फिर ज़्यादा हार्ड चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है उसके डाइजेशन में, तो ऐसे में ये जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर बेसिकली कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, वो खिसक करके बेसिकली इस बाइल डक्ट के अंदर भी, ठीक है, ये जो पाइप होती है बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर आकर के चूंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जिस जगह पे पैंक्रियाज और बाइल डक्ट जो दोनों मिलते हैं वहां पे दो ओपनिंग हो। देखिए मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, इसी में आकर के गॉल ब्लैडर भी मिल रहा है और इसी में आकर के पैंक्रियाज भी मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से यहाँ का जो स्टोन है बेसिकली वो अगर खिसक करके नीचे उतरा है तो ऐसे में उस जगह पे आकर के स्टक हो जाएगा, यानी कि उस जगह पे आकर के फंस जाएगा जहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट आके मिक्स हो रही है और ये बाइल डक्ट आकर के आपस में जुड़ रही है, उस जगह पे फंस जाएगा। अब जब फंस जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे एक ब्लॉकेज पैदा कर देगा। अब जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो उस वजह से जो पैंक्रियाटिक जूस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि जो ये ड्यूडेनम होता है उसके अंदर सिक्रीशन इसका नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इसके अंदर स्वेलिंग की कंडीशन आ सकती है और बेसिकली स्वेलिंग की कंडीशन ही पैंक्रेटाइटिस होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस जैसी समस्या आपके शरीर में हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह है सर्टेन मेडिकेशन। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशन का मतलब ये होगा कुछ ऐसी मेडिकेशन या फिर कुछ ऐसी दवाएं जिनका आप ज़्यादा समय तक सेवन करते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक वगैरह होती हैं, तो एंटीबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं वीक कर देती हैं या फिर कमज़ोर कर देती हैं, जिस वजह से भी जो ये पैंक्रियाज है बेसिकली इसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में जब क्षमता इसकी कम हो जाएगी या फिर इसकी जो एफिशिएंसी है वो जब कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर से पैंक्रियाटिक जूस तो सिक्रीट ही होगा। अब पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी इसके अंदर स्वेलिंग की कंडीशन या फिर बेसिकली पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन हमारे शरीर में बन सकती है सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह है ट्राइग्लिसराइड इन ब्लड। देखिए ब्लड में ट्राइग्लिसराइड तो होता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है। और बेसिकली ट्राइग्लिसराइड का अगर अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो ब्लड क्या है कि आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, सभी तक ब्लड की सप्लाई होती है, सभी तक इसका फ्लो मेंटेन रहता है। तो ऐसे में पैंक्रियाज में भी बेसिकली अगर ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में बढ़े ट्राइग्लिसराइड के अमाउंट की वजह से, तो ऐसे में इसके अंदर भी बेसिकली स्वेलिंग की कंडीशन बन सकती है या फिर पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन आपके शरीर में हाई ट्राइग्लिसराइड इन ब्लड की वजह से बेसिकली बन सकती है। यहां मैं अगर लिख दूं हाई, ठीक है, हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से भी आपके अंदर ये कंडीशन बन सकती है। अगली अगर बात करें तो ये है पैंक्रियाटिक कैंसर। अगर आपके पैंक्रियाज में किसी वजह से कैंसर हो जाता है, किसी वजह से इसके अंदर कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं, तो आपको पता है जब कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं तो यहाँ पे एक ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। भाई जो कैंसर होता है पहले वो ट्यूमर बनता है, ठीक है, तो ऐसे में जब ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो बेसिकली पैंक्रियाज जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाएगा या ठीक ढंग से ये काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से भी इसके अंदर पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन
कंडीशन बेसिकली बन सकती है कैंसर के केस में, ठीक है। अगली अगर बात करें तो ये है एब्डोमिनल सर्जरी। अगर आपके एब्डोमिनल पार्ट में बेसिकली जो हिस्सा है जिसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारा जिसके अंदर उपस्थित होता है जिस पार्ट में, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, या फिर हम साधारण भाषा में इसे पेट भी कहते हैं। अगर किसी वजह से आपके अंदर इसकी कोई सर्जरी हुई, मान लीजिए गॉल ब्लैडर का स्टोन आपको निकला या फिर आपके किडनी का कोई स्टोन निकला है, तो ऐसे में अगर आपके एब्डोमिनल कैविटी में कभी सर्जरी हुई है तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर, या फिर सॉरी ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके अंदर पैंक्रियाटाइटिस होने के। तो बेसिकली एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से भी समस्या आपके अंदर आ सकती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हम ये है इन्फेक्शन। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन आपके एब्डोमिनल कैविटी में हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो जाता है, बेसिकली आपकी मान लीजिए स्टमक पार्ट में हो जाता है या फिर ड्यूडनम पार्ट में हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं पैंक्रियाज तक भी ट्रांसफर होता है। अब जब ये इन्फेक्शन पैंक्रियाज तक ट्रांसफर होगा तो ऐसी कंडीशन में जो पैंक्रियाज है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ऐसे में इसका काम होता है पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना, तो ठीक ढंग से जूस का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी इसके अंदर बेसिकली इन्फ्लामेशन की कंडीशन या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर स्वेलिंग जैसी कंडीशन बन सकती है, या फिर उसको हम पैंक्रियाटाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से पैंक्रियाटिस की कंडीशन बेसिकली बन जाती है। ट्रॉमा, अगला जो कंडीशन है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि किसी तरह का आपको चोट लगी हो, किसी तरह का आपको इंजरी हो गई हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, उसके केस में जो है उसके एब्डोमिनल कैविटी में कहीं चोट लग गई हो, उसका ट्रीटमेंट किया हो, बाहरी चोट तो आराम से भर गई हो, लेकिन उसका जो पैंक्रियाज है कहीं कहीं इफेक्टिव हो गया है, या फिर उसके पैंक्रियाज में कोई समस्या आ गई, उसके ऊपर अगर किसी तरह का ट्रॉमा या फिर किसी तरह का हार्म अगर पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की जो सेल्स होंगी बेसिकली वो डैमेज हो चुकी होंगी, तो ऐसे में भी पैंक्रियाटाइटिस जैसी कंडीशन बेसिकली ट्रॉमा की कंडीशन में या फिर इंजरी के केसेस में देखी जा सकती है। अगली की अगर बात करें तो ये है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। आप सभी जानते हैं कि मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसके पैरों में दिक्कत होने लगती है, भाई ज़्यादा वेट हो जाएगा, जब मोटापा बढ़ जाएगा तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बॉडी में और भी समस्याएं हो जाती है, जैसे हार्ट की समस्या हो जाती है और उसके अंदर बेसिकली बीपी की समस्या होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होता है या फिर जो मोटापे का शिकार होता है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट है बेसिकली वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि आपके अंदर जो रिएक्शन हो रही होती है, जो डाइजेशन की रिएक्शन होती है या फिर जो केमिकल प्रोसेस बेसिकली आपकी बॉडी में चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। डाइजेशन जब स्लो हो जाएगा तो ऐसे में आपके डाइजेशन के वक्त आपको पैंक्रियाटिक जूस की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। अब ज़्यादा जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन ये बात पैंक्रियाज को तो पता नहीं। जब पैंक्रियाज को जब तक पता चलेगी तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में ज़्यादा जूस की जरूरत है नहीं, और आपको जब पैंक्रियाज लगातार जूस का सिक्रेशन किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ का जो ये एब्डोमिनल ये जो ड्यूडनम है बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस जूस को, या फिर कह लें कि यहाँ पे इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से वो जो जूस है वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर स्टोर रह जाएगा। उस वजह से इसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन या फिर स्वेलिंग जैसी कंडीशन भी पैंक्रियाज में देखी जा सकती है। तो बेसिकली ओबेसिटी की वजह से भी कंडीशन हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब हुआ कि आपके ब्लड रिलेशन में, फैमिली हिस्ट्री का बेसिक सा मतलब होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को भी ये समस्या रही है तो आपके अंदर भी पैंक्रियाटाइटिस जैसी कंडीशन बन सकती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह की ये जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है ना, जेनेटिक भी हो सकती है बेसिकली। तो ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है कुछ कंडीशन में, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को पैंक्रियाटाइटिस की समस्या अगर रही है तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पैंक्रियाटाइटिस होने के। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, अमूमन डायबिटीज़ ज़्यादा उम्र के लोगों को भी देखा जाता है, या फिर ज़्यादा जिसका वेट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी के जो शिकार होते हैं उनके अंदर दिखा जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में बहुत कम एज में भी लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, और डायबिटीज़ के वक्त में ऐसा होता है कि जो बेसिकली इंसुलिन का लेवल होता है वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है। ऐसे में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना था वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बेसिकली कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से आपको प्रॉपर ढंग से एनर्जी नहीं मिल पाती। अब जब एनर्जी नहीं मिल पाती, इस वजह से आपका जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है, या फिर आपका जो ब्लड है बेसिकली उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट बनते हैं जो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि
ग्लूकोज का लेवल बेसिकली बढ़ जाता है। अब वही ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ग्लूकोज हर जगह पहुंचेगा। अब डायरेक्टली ग्लूकोज अगर किसी सेल को जाता है तो वो सेल बेसिकली वो डिस्ट्रॉय होने लगती है या फिर डैमेज होने लगती है, जिस वजह से भी आपके अंदर पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन बेसिकली डायबिटीज़ के केस में भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं या फिर कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं जब पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन हमारे शरीर में बन जाती है। बात करें अगर इसके सिम्टम के बारे में या फिर पैंक्रेटाइटिस के लक्षणों के बारे में, तो जिसका पहला लक्षण आता है वो आता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर दर्द होने शुरू हो जाएगा, खास करके उसके अपर पार्ट में जहाँ पे पैंक्रियाज उपस्थित है। भाई देखिए, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर स्वेलिंग आ गई, उस वजह से इसके अंदर दर्द होगा। तो जो दर्द है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में फील होगा और धीरे धीरे से ये जो दर्द है वो बैक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो पीठ के दर्द में बेसिकली बदल जाएगा। कह सकते हैं हम कि पीठ की तरफ या पीछे की तरफ आपके दर्द ज़्यादा महसूस होगा, बेसिकली एब्डोमिनल पेन हो सकता है पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। सेकंड की अगर बात करें तो आपको फीवर आ सकता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है आपको कुछ कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो यह है पल्स रेट, आपकी जो पल्स रेट है वो हाई हो जाएगी। देखिए होता क्या है कि भाई यहाँ अगर किसी तरह की इन्फेक्शन हो गया, फिर बॉडी ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन जो बेसिकली हैं उनके अंदर किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी तरह की ट्रॉमा हो जाती है, तो ऐसे में आपको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़्यादा जरूरत पड़ती है या फिर बॉडी के मैकेनिज्म ऐसा होता है, उसको लगता है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फिर एनर्जी की जरूरत यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जो पल्स रेट है वो भी थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है या फिर वो भी थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो हाई पल्स रेट भी बेसिकली इसमें देखी जा सकती है पैंक्रेटाइटिस के कंडीशन में। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है वोमिटिंग। आपको पता है कि ये डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में गड़बड़ी होने की वजह से पैंक्रियाटिक जूस में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा या फिर पैंक्रियाटिक जूस की मात्रा घट जाएगी या बढ़ जाएगी। उस वजह से जो बाइल जूस है, बेसिकली बाइल जूस बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, उस वजह से ये हमारे जो काइम है या फिर जो हमारा फूड है बेसिकली जो डाइजेस्ट होने के लिए आगे बढ़ रहा है उस पर इफेक्ट करेगा। उस वजह से एक एसिडिक नेचर आएगा, जिस वजह से भी आपको बेसिकली वोमिटिंग या फिर आपको अंदर नोजिया की कंडीशन बेसिकली देखी जा सकती है पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। अगली बात आती है लूजिंग वेट, यानी कि जो आपका वेट है वो बहुत जल्दी से डाउन हो रहा होगा या फिर बहुत जल्दी से आपका वेट जो है वो कम होने लगेगा। रीजन ये है कि यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट नहीं होगा या फिर आपके पैंक्रियाज में समस्या होने की वजह से पैंक्रियाटिक जूस जब सिक्रेट नहीं होगा तो डाइजेशन में दिक्कत होगी। अब जब आपका जो फूड है वो ठीक ढंग से जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है या स्टोर्ड जो मिनरल्स हैं, जो जितने भी विटामिन हैं, उनका सिक्रीशन या फिर कह सकते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बेसिकली बॉडी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी, जिस वजह से आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, आपके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ों की कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो वेट है बेसिकली वो बहुत तेज़ी से डाउन होने लगेगा या फिर बहुत जल्दी से आपका वेट कम हो जाएगा पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह है फीलिंग वर्स आफ्टर ईटिंग। आप जब खाना खा लेंगे तो ऐसे में बहुत बुरा फील करेंगे। वर्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे, आपको बड़ी घबराहट सी होगी, बड़ी उलझन सी होगी, आपको अच्छा बिल्कुल नहीं फील होगा। रीजन ये है कि आपके जब स्टमक में फूड आके स्टोर हो जाता है कुछ समय बाद ये स्टोर्ड फूड आगे बढ़ता है बेसिकली। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन शुरू हो जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस का बाइल जूस का एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस की मात्रा कम है, बाइल जूस की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो फूड है बेसिकली उसके ऊपर एसिडिक नेचर ज़्यादा आ जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत उलझन सी फील होगी या फिर जलन जैसी फील भी बेसिकली आपको हो सकती है आपकी बॉडी में आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद आपको बेसिकली बहुत बुरा सा फील हो सकता है। ऑयली एंड स्मेली स्टूल, आपका जो स्टूल पास आउट होता है, आपका जो फीसेस है बेसिकली जिसको हम बेसिकली पॉटी कहते हैं। भाई देखिए यहाँ पे जब ठीक ढंग से इसका जूस का सिक्रीशन नहीं हुआ, ठीक ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो डाइजेशन ना होने की वजह से जो लिपिड्स हैं, जो ऑयल हैं, वो हमारे स्टूल में कहीं ना कहीं रह जाएंगे या फिर हमारे जो स्टूल की जो स्मेलिंग है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बदबूदार बेसिकली हमारा स्टूल और ख़ास करके ऑयली भी हमारा स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में हमारे शरीर में देखे जा सकते हैं। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस के बारे में कि भाई इसका डायग्नोसिस किस तरह से हो सकता है। देखिए इसके डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो सकता है बेसिकली, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्ट्रासाउंड।
ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है आपका, एमआरआई भी हो सकता है आपका बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है, आपका एमआरआई भी हो सकता है, और आपके अंदर बेसिकली एंडोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी बेसिकली इस कंडीशन में या फिर पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि किन तरीकों से इसका डायग्नोसिस बेसिकली डॉक्टर्स करते हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है या फिर कौन कौन से प्रिवेंशन है जिसके थ्रू हम पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो बेसिकली जो पहला ट्रीटमेंट का मेथड आता है वो आता है पेन मेडिकेशन, यानी कि आपको कुछ दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं ताकि आपका जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है बेसिकली वो खत्म हो सके। और अगर आपका जब एब्डोमिनल पेन खत्म हो जाएगा तो ऐसे में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उलझन नहीं होगी, ऐसे में आपका जो पैंक्रियाज है वो धीरे धीरे खुद को भी रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है एंजाइम, यानी कि आपको कुछ एंजाइम्स दी जाती हैं ताकि आपका बेसिकली जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको सुधारा जा सके। अगर आपके डाइजेशन के प्रोसेस को सुधारा जा सकेगा, ऐसे में क्या होगा कि आपके पैंक्रियाज पे ज़्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा या फिर आपके पैंक्रियाज को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो खुद को रिकवर कर सकता है पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है चेंज टू योर डाइट, आपका जो खाने पीने का जो तरीका है जिसमें आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो अगर उसको आप बदल देते हैं या फिर आपको डॉक्टर कंसल्ट करेंगे कि भाई आप जो फैटी चीज़ें खा रहे हैं उसको खाना बंद कर दें, जंक फूड का खाना या फिर जंक फूड का सेवन बंद कर दें, तो ऐसे में आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, चूँकि देखिए होता क्या है कि जब ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो ऐसे में आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। या फिर अगर आप जंक फूड खाते हैं तो ऐसे में बाइल जूस का सिक्रेशन ज़्यादा जरूरत पड़ती है या फिर बाइल जूस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पैंक्रियाटिक जूस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपका जो फूड है बेसिकली वो डाइजेस्ट हो सके। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट आप सुधार लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैंक्रियाटिक जूस की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपको बाइल जूस की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आराम से ये खुद को रिकवर कर सकता है या फिर पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन बेसिकली धीरे धीरे खत्म हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है गॉल ब्लैडर सर्जरी। आपके अगर गॉल ब्लैडर में बेसिकली मैंने बताया था कि स्टोन अगर हो जाता है तो ऐसे में अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन या फिर इसका सर्जरी करके इसके स्टोन को निकाल दिया जाता है या फिर बेसिकली यहाँ पे जो बाइल डक्ट में आकर के जो स्टोन फंस गया है उसकी अगर सर्जरी के माध्यम से स्टोन निकाल देते हैं तो बाइल जो पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से सिक्रीट होना था उसको एक रास्ता मिल जाता है या फिर उसका रास्ता बेसिकली ओपन हो जाता है, इस वजह से इसको जहाँ दिक्कत नहीं होती और पैंक्रियाटाइटिस की जो समस्या आपके अंदर बनी हुई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर सर्जरी के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगली प्रोसेस की अगर बात करें तो यह है पैंक्रियाज प्रोसीजर। पैंक्रियाज प्रोसीजर का मतलब ये हुआ कि आपके अगर पैंक्रियाज में किसी तरह की दिक्कत आ गई, किसी तरह का ट्रॉमा है, किसी तरह की अगर इंजरी आ गई है तो उसका इलाज करके बेसिकली या फिर उस ट्रॉमा का या फिर उस इंजरी का इलाज करके बेसिकली पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो इंट्रावेनस फ्लूइड। देखिए आपको जो पेन मेडिकेशन दी जाती है उसी के साथ में आपको इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, यानी कि आईवी फ्लूइड वगैरह भी आपको दिया जाता है ताकि जो आपकी एनर्जी है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अगला आता है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ से बाइल डक्ट निकलती है, जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ से एक डक्ट निकलती है या फिर पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आकर के इस पैंक्रियाज के पास में पैंक्रियाटिक डक्ट से बेसिकली मर्ज हो जाती है। तो ऐसे में आपका जो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है बेसिकली उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है ताकि आपके जो पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको रास्ता मिल जाए और ठीक ढंग से उसका सिक्रेशन हो सके। तो बेसिकली बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के मेथड से भी आपका ट्रीटमेंट यानी कि पैंक्रेटाइटिस की ट्रीटमेंट बेसिकली किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके ट्रीटमेंट के मेथड के बारे में। अब बात आती है इसके प्रिवेंशन के बारे में या फिर कि हम क्या क्या अपने शरीर में ध्यान दे सकते हैं कि जिसके माध्यम से पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन हमारे शरीर में ना होने पाए। देखिए पहले तो आप योगा कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपका जो फूड आइटम है जो आपने खाया है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो सके। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं और भी कई सारी एक्सरसाइज वगैरह हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर ओबेसिटी की कंडीशन नहीं बनेगी। आपको मैंने बताया था कि ओबेसिटी की वजह से भी इसकी समस्या बन सकती है, यानी कि पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन बन सकती है, तो ओबेसिटी नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप कुछ अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादा फैट नहीं होता है, जो जंक फूड नहीं है या फिर जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा मात्रा में है, आप सैलड अगर खाते हैं, देखिए सैलड खाने का सबसे अच्छा जो प्रोसेस है या सबसे अच्छा जो तरीका है आप खाने से पहले खाएं। और अगर मैं आपको बता दूं कि सैलड का सही तरीका क्या होता है खाने का, तो सही तरीका जो होता है सैलड का, आप अपना वेट ले लीजिए, ठीक है, आपका जो भी वेट है उस वेट का, जब मान लीजिए आपका वेट है 50 kg, ठीक है, आपका मान लीजिए वेट 50 kg है,
तो 50 केजी को बेसिकली जो 50 है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 50 को बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, 250। तो इतनी ग्राम बेसिकली आपको सैलेड की डेली रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपके अंदर फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो सके। ठीक है, यानी कि फाइबर की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, खत्म नहीं, पूरी हो सके। तो ऐसे में अगर आप 250 ग्राम अगर सैलेड का सेवन करते हैं खाने से जस्ट पहले, ध्यान रखिए, खाने के, कुछ लोग खाने के बीच में खाते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद सैलेड खाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। फाइबर जो होता है वो खाने से जस्ट पहले लिया जाता है। तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से इंटू 5 कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप सैलेड अगर खा सकते हैं तो प्लीज़ खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैंक्रियाज को या फिर आपका जितने भी इंटरनल ऑर्गन है जो बेसिकली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, या फिर उनको बेसिकली न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, या कह लें कि वो उनको रिकवर करने में या फिर उनको इजीनेस फील होगी, ताकि आपका डाइजेशन आराम से हो सके। तो बेसिकली इन कुछ प्रिवेंशन का या फिर इन तरीकों का ध्यान रख करके भी आप पैंक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन से आप बेसिकली बच सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि पैंक्रेटाइटिस जैसी गंभीर समस्या के बारे में लोगों को पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।